हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग नाबार्ड ग्रेड ए 2026 के लिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं। सेशन 14 का सेकंड पार्ट है। हम लोगों का यूनिट चल रहा है वाटर रिसोर्सेज। अब तक अगर आप लोगों ने मेरे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हैं आप लोग, तो ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है नाबार्ड GRA। इसे आप सर्च करेंगे, चैनल मिलेगा। नाबार्ड ग्रेड ए डाल के सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा डिस्कशंस के लिए, पीडीएफ्स के लिए। यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर लीजिए, जहाँ पे सारे डाउट डिस्कस होते हैं, बाकी एग्जाम रिलेटेड बातें डिस्कस होती हैं, प्लस एक स्टडी कम्युनिटी भी है ये। सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने 12 सेशंस के अंदर एग्रीकल्चर पढ़ा। एग्रीकल्चर के लिए 12 सेशन में अप्रोक्सीमेटली 13 या 14 वीडियोस थे हमारे। फिर 3 वीडियोस में हम लोगों ने सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पढ़ा, जिसमें हमने सॉइल के टाइप, सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स के बारे में जाना, सॉइल इरोजन के बारे में जाना। फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉइल कंजर्वेशन को काफी डीपली समझने की कोशिश करी। फिर उसके बाद वाले वीडियो में हम लोगों ने वाटरशेड मैनेजमेंट करा। अभी हमारा सेशन 14 था, जिसमें हम लोग वाटर रिसोर्सेज कर रहे हैं, जिसमें इरिगेशन का मैनेजमेंट कैसे करना है। दैट इंक्लूड्स टाइप ऑफ इरिगेशन, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, कमांड एरिया डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। फिर इसमें माइक्रो इरिगेशन, इरिगेशन पंप्स, मेजर, मीडियम और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सीधा अपना लेक्चर में आगे चलते हैं हम लोग। तो अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हमारा अब टॉपिक आता है कमांड एरिया डेवलपमेंट। कमांड एरिया डेवलपमेंट होता क्या है? कमांड एरिया डेवलपमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी इरिगेशन की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं विद इन द कमांड एरियाज ऑफ मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो हर इरिगेशन प्रोजेक्ट का एक एरिया है, कि कितने एरिया को वो कैटर कर रहा है, वो उसका कमांड एरिया कहलाता है। उस कमांड एरिया को हमें डेवलप करना है। तो इट इज बेसिकली सिस्टमेटिक प्रोग्राम जिसका एम है कि वाटर डिलीवरी हमें इंप्रूव करनी है, फील्ड लेवल इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बढ़ाना है, और ऑन फार्म डेवलपमेंट करना है विद इन द इरिगेबल कमांड एरिया ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो जैसे कि मैंने बताया, हर इरिगेशन प्रोजेक्ट का एक एरिया कैटर होता है कि इस इरिगेशन प्रोजेक्ट से कौन से एरिया को हम डेवलप कर रहे हैं, किस एरिया के लिए वो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, वो उसका कमांड एरिया कहलाता है। उस कमांड एरिया को हम लोग जब डेवलप कर रहे हैं एक सिस्टमेटिक वे में, वो कैसे करेंगे? पानी की डिलीवरी इंप्रूव करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे इरिगेशन का, और ऑन फार्म डेवलपमेंट करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? कमांड एरिया डेवलपमेंट के सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसका वाटर यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, वाटर यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, इंप्रूव करना, एंश्योर टाइमली एंड इक्विटेबल सप्लाई ऑफ वाटर। फिर है मॉडर्नाइज कैनाल एंड फील्ड चैनल्स, ताकि सीपेज कम हो जाए और कन्वेंस के लॉसेस कम हों। एनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, साइंटिफिक वाटर मैनेजमेंट के थ्रू और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हम लोगों को एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी होती है। स्ट्रेंथन फार्मर्स पार्टिसिपेशन, इसमें वाटर यूजर्स एसोसिएशन बनाई जाएंगी फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। वो उन्हीं फार्मर्स के थ्रू बनेगी, उन्हीं लोगों के थ्रू बनेगी, सो दैट जो हमारा फार्मर्स का पार्टिसिपेशन है वो भी इंक्रीज हो पाए, और उन लोगों में एक अवेयरनेस फैले कि वाटर की वेस्टेज नहीं करनी है, उसे सही तरीके से साइंटिफिक तरीके से यूज करना है। अब CAD या फिर कमांड एरिया डेवलपमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो इसमें होता है ऑन फार्म डेवलपमेंट वर्क्स। ऑन फार्म डेवलपमेंट वर्ड्स क्या होता है? जैसे लैंड लेवलिंग की जाती है, शिपिंग की जाती है। हमने पीछे भी समझा था कि लेवल लैंड्स होती हैं, तो उसमें इरिगेशन अच्छे से हो जाएगा। लैंड अगर लेवल नहीं होगी तो इरिगेशन में दिक्कत आती है। फिर फील्ड चैनल्स के अलोंग हमें लाइनिंग बनानी होती है, कंस्ट्रक्शन एंड लाइनिंग ऑफ फील्ड चैनल्स। पहले फील्ड चैनल बनाएंगे, फिर उनके अलोंग लाइनिंग करेंगे ताकि हमारा रन ऑफ कम हो जाए। फील्ड ड्रेन्स की जाते हैं फॉर एडिक्वेट ड्रेनेज, ना, ताकि पानी जो एक्सेस वाटर है वो ड्रेन होकर कहीं और चला जाए। फिर इरिगेशन स्ट्रक्चर को मैच करना होता है विद द क्रॉपिंग पैटर्न्स। फिर इसमें कैनाल सिस्टम इंप्रूवमेंट होता है। कैनाल सिस्टम इंप्रूवमेंट के अंदर क्या है? रेनोवेशन एंड लाइनिंग ऑफ मेन कैनाल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, रेनोवेशन लाइनिंग ऑफ मेन कैनाल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर रेगुलेटेड फ्लो, एंड मेजरिंग डिवाइसेस फॉर वाटर अकाउंटिंग। ठीक है, कैनाल सिस्टम को हम लोग इंप्रूव कैसे कर रहे हैं? एक तो उसको रेनोवेट कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसे भी हमें रेनोवेट करना है, लाइनिंग करनी है। ठीक है, उसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स लगाना है ताकि पानी का फ्लो रेगुलेट होता रहे, और मेजरिंग डिवाइस होना चाहिए कि कितना पानी आपके पास स्टोर्ड है, कितना पानी आप बेच चुके हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, जैसे हरियाणा में हथनीकुंड बैराज है, जहां से फ्लड्स के टाइम पे, मानसून के टाइम पे यमुना रिवर में पानी छोड़ा जाता है। तो वो आता है ना कि इतना क्यूसेक पानी छोड़ा, वो मेजरिंग डिवाइसेस के थ्रू ही होगा। फिर एक इसमें वाराबंदी सिस्टम होता है। वाराबंदी सिस्टम के अंदर क्या होता है? एक रोटेशनल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ताकि इक्विटेबल और प्रिडिक्टेबल सप्लाई मिल पाए। इससे जो अपस्ट्रीम फार्मर्स हैं उनका ओवर इरिगेशन रुक जाएगा। मतलब जिनके पास में कैनाल है, अगर उन्हीं के पास में आपने सारा पानी छोड़ दिया तो क्या होगा? मतलब जो भी, जैसे कैनाल का जो भी सिस्टम है, जो भी बैराज बना हुआ है, अगर वहीं के किसानों ने सारा पानी ले लिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, वो तो ओवर इरिगेशन कर देंगे। तो इसलिए रोटेशनल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाया हुआ है।
फिर इसमें पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट होता है, पीआईएम हम लोग इसको कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं ना, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और मेंटेनेंस के लिए उनको इन्वॉल्व किया जाता है थ्रू वाटर यूजर एसोसिएशन, जो भी हमने पीछे पढ़ा था, ताकि वो उसका पार्ट बनेंगे, उन्हें समझ आएगा, तो इससे अकाउंटेबिलिटी भी इंप्रूव होगी और कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होंगे। फिर सॉइल और वाटर मैनेजमेंट इसमें किया जाता है, जैसे कंजक्टिव यूज ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, मतलब सरफेस वाटर भी यूज करना है, ग्राउंड वाटर भी यूज करना है, बट किस तरह से यूज करना है वो आपको साइंटिफिक वे में करना है। आप क्रॉपिंग सिस्टम इंप्रूव करोगे बेस्ड ऑन द वाटर अवेलेबिलिटी, और माइक्रो इरिगेशन को अडॉप्ट करोगे जहां जहां फिजिबल है, ताकि आपकी इरिगेशन एफिशिएंसी अच्छी हो पाए, वाटर यूज एफिशिएंसी अच्छी हो पाए, और पानी की वेस्टेज रुक पाए। क्योंकि हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि हमारे पास पर कैपिटा जो वाटर हमें चाहिए वो 1700 मिनिमम चाहिए, 1700 मीटर क्यूब, और अवेलेबल समथिंग हमारे पास 1450 1450 मीटर क्यूब के आसपास है। तो वो एक स्ट्रेस वाली बात है कि हमारे पास जितना पानी होना चाहिए पर कैपिटा उतना पानी है ही नहीं, तो आपको पानी का वेस्टेज रोकना पड़ेगा। इसमें हमारा जो करंट फ्रेमवर्क है डेट इज CADWM, जो कि होता है कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। इसमें कमांड एरिया डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोग वाटर मैनेजमेंट की भी बात करते हैं। प्राइमरी फोकस इसका क्या है? सबसे पहला है कि जो भी हमारे ऑन फील्ड डेवलपमेंट वर्क्स हैं उन्हें कंप्लीट करना है, बेटर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाने हैं, जो वाटर यूजर्स एसोसिएशन है उसे स्ट्रेंथन करना है, वाटर बजटिंग करनी है, GIS और रिमोट सेंसिंग को यूज करना है, और वाटर लॉक्ड एरियाज को रिक्लेम करना है। ये हमारा प्रेजेंटली कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को CADWM को हम लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर के थ्रू डिटेल में अलग से करेंगे। एक डिस्क्रिप्टिव आंसर इस पर आएगा, 600 वर्ड्स का आंसर, जिसमें हम लोग सिर्फ इस एक टॉपिक को अलग से करेंगे। तो जो टॉपिक डिस्क्रिप्टिव में कराना है मुझे ऑलरेडी आपको, वो मैं यहाँ आपको ब्रीफली रख पा रहा हूँ, ताकि डिस्क्रिप्टिव में आप सिर्फ उस टॉपिक को लेकर ढंग से समझ पाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। इसके बाद आता है हमारे पास वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। पानी को कंजर्व करने के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? अब पहले पीछे हम लोगों ने सॉइल कंजर्वेशन की बात की थी ना पिछले यूनिट में, सिमिलरली हम लोग यहाँ वाटर कंजर्वेशन की बात करेंगे। अलग अलग साइंटिफिक स्ट्रक्चर और एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस होती है, ताकि हमारा वाटर लॉस हो जाए, वाटर लॉस कम हो जाए, सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज बढ़ जाए, और वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़े। ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है इन सितु मॉइस्चर कंजर्वेशन। इन सितु मॉइस्चर कंजर्वेशन के अंदर क्या हो रहा है कि विद इन द फील्ड हम लोग रेन वाटर को कंजर्व करते हैं। रेन वाटर को कंजर्व करेंगे तो क्या होगा, वो पानी मिट्टी के अंदर जाएगा, मतलब हमारा इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, और पानी जो बह जा रहा है बारिश का, वो रन ऑफ जो है वो हम लोग कम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग कंटूर फार्मिंग करेंगे। कंटूर फार्मिंग हम लोगों ने पीछे भी समझने की कोशिश की थी कि अलोंग द कंटूर्स हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, जिससे सॉइल इरोजन भी कम होता है और स्लोपिंग लैंड्स पे इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ता है। ये तरीका वही रहेगा जो हम लोगों ने सॉइल इरोजन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ने की कोशिश की थी, वाटर सॉइल कंजर्वेशन के लिए। आप स्लोप पर हो, आपने अलग अलग कॉन्टूर्स बना दिए, तो वो जो पानी के थ्रू मिट्टी बहने से हम रोक रहे थे, क्योंकि ताकि पानी ना बहे, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, कॉन्टूर्स लगा के पानी का इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा रहे हैं। दूसरा है रिज एंड फरो सिस्टम। रिज जो होते हैं वो अपने आप में मिनिएचर बंड्स की तरह काम करते हैं, और फरोज जो होते हैं वो रेन वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं। मेज, कॉटन, सोयाबीन, वहां पे ये चीज काफी ज्यादा सुटेबल होती है, स्पेशली इन मीडियम रेनफॉल रीजन्स। मल्चिंग मल्चिंग हम लोग करते हैं, हम लोग क्रॉप रेसिड्यूज, स्ट्रॉ या प्लास्टिक शीट्स लगा देते हैं सॉइल सरफेस के ऊपर, ताकि एवोपोरेशन हमारा कम हो जाए, सॉइल का टेम्परेचर मॉडरेट रहे, और वीड्स हमारी सप्रेस रहे। जैसे हम लोग सॉइल को कंजर्व कर रहे थे, उसी तरह से हम लोग वाटर को भी कंजर्व करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने मल्चिंग ली, या कंजर्वेशन टिलाज या जीरो टिलाज लिया, या बंड्स हम लोगों ने बनाया, कॉन्टूर फार्मिंग करी, ये सॉइल और वाटर दोनों को ही सेम वे में कंजर्व करके रख रहे हैं, दोनों को ही प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, ना सॉइल लॉस होने दे रहे हैं, ना ही पानी का लॉस होने दे रहे हैं। फिर एक्सी2 होता है। एक्सी2 के अंदर क्या होता है? एक्सी2 रन ऑफ हार्वेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं। जो रेन वाटर आउटसाइड द फील्ड जा रहा है, हम उसे कैप्चर या फिर उसको स्टोर कर रहे हैं फॉर लेटर यूज। सबसे पहले तो हुआ कि जो खेत में आपका पानी गिरा है ना, आपके क्रॉप्स के आसपास बारिश का पानी गिरा, वो इन सीटू वाटर कंजर्वेशन हो गया, आपने उसको कंजर्व करा, चाहे कॉन्टूर फार्मिंग के थ्रू, मल्चिंग के थ्रू, किसी भी तरह से। अब हम लोगों ने बात करी कि जहाँ पे खेत नहीं है, जहाँ पे हम खेती नहीं कर रहे, बारिश तो उधर भी हो रही है ना, वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? वहां पे हम लोग फार्म पॉन्ड्स बना रहे हैं। फार्म पॉन्ड्स के अंदर क्या हुआ? फार्म पॉन्ड्स के अंदर हमारे स्मॉल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं रेन वाटर कलेक्शन के लिए। सप्लीमेंटल इरिगेशन देते हैं ड्यूरिंग द ड्राई स्पेल्स। ठीक है। आपकी खेती हो रही है, आपने वहां पे छोटे छोटे साइड में पॉन्ड्स बना दिए, उन्हें फार्म पॉन्ड कहते हैं। फिर हमने चेक डैम्स बना दिए या फिर नाला बंड्स बना दिए। इसके अंदर क्या होता है, चेक डैम्स के थ्रू जो वेलोसिटी है रन ऑफ की, वो हमारी कम हो जाती है। इससे पर्कुलेशन हमारा इंक्रीज हो जाता है, और जो एक्वाफर्स हैं, जो वाटर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं अलग अलग जगह, स्पेशली अंडरग्राउंड, वो हमारे रिचार्ज होने लगते हैं। सेमी एरिड रीजन में इसको हम लोग काफी अच्छे से यूज करते हैं।
इसमें पर्कुलेशन टैंक्स हम लोग लगाते हैं। पर्कुलेशन टैंक्स का क्या काम है? बेसिकली आपको जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उसको बढ़ाना है। जहाँ पे हमारे पोरस सॉइल होती है, जहाँ ग्रेनाइट होता है, बेसाल्ट रीजन्स होता है, वहां पे हम लोग पर्कुलेशन टैंक्स को यूज करते हैं। काउंटूर बंडिंग और ग्रेडेड बंडिंग होती है। बंड्स हम लोग लगाते हैं अक्रॉस द स्लोप्स टू रिटेन द रन ऑफ वाटर, जो भी हम लोगों ने पीछे समझा था। ब्लैक सॉइल रीजन में कॉमन होता है। हम लोगों ने एग्जांपल के थ्रू भी सॉइल वाले चैप्टर में इस चीज को समझा था कि काउंटूर बंडिंग हम लोग या फिर ग्रेडेड बंडिंग हम लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं। फिर हमारी एग्रोनॉमिक वाटर सेविंग प्रैक्टिसेस आती हैं। इसमें सबसे पहले तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है। हम वाटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से क्रॉप्स को हम लोग यूज करेंगे। जैसे अगर हम लोग शुगर केन की जगह पल्सेस या ऑयल सीड लगा सकते हैं वाटर स्केर्स रीजन में, तो हम लोग वो करने की कोशिश करेंगे। ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, AWD राइस होता है ना, इसमें ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कर सकते हैं। मतलब इसमें हम लोग इंटरमीडिएट ड्राइंग के साथ में कंट्रोल इरिगेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि डेली डेली आपने पानी डाल दिया। आपने आज पानी डाल दिया, फिर आपको लगता है कि अगले 2 दिन पानी की जरूरत नहीं है, तो हम लोग नहीं डालेंगे, फिर 2 दिन के बाद डाल देंगे। तो यूजुअली एक दिन पानी डाल रहे हो, एक दिन नहीं डाल रहे हो। फिर आप बारिश को देखते हो कि बारिश कब आने वाली है, उसके हिसाब से आप उसमें पानी डालोगे। तो वो सब देखते हुए भी आप इसमें 30 से 40% तक वाटर बचा सकते हो वाइल मेंटेनिंग यील्ड। फिर SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसके बारे में हम लोगों ने यूनिट 1 के अंदर पूरा वीडियो पढ़ा है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का। इसके बारे में मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा आपको। फिर है हमारा डेफिसिट इरिगेशन। डेफिसिट इरिगेशन क्या है? इसके अंदर हम लोग वी प्रोवाइड वाटर बिलो फुल वाटर क्रॉप रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग नॉन क्रिटिकल स्टेजेस, है ना। जहाँ पे उतने पानी की जरूरत नहीं है, तो वहां पे हम उतना ज्यादा पानी नहीं देंगे। मतलब पानी की इसमें जो ओवर इरिगेशन, हम लोग ओवर इरिगेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मतलब ओवर इरिगेशन रोक रहे हैं। जहां पे हम लोग को ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है, प्लांट को ज्यादा पानी नहीं चाहिए, वहां पे हम पानी देना अवॉइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे वाटर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और वाटर कंजर्वेशन भी होगा। सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट थ्रू ड्रेनेज, इससे हम लोग वाटर लॉगिंग को रोकते हैं, सैलिनिटी को रोकते हैं और एरेशन भी बढ़ता है, ताकि बेटर रूट ग्रोथ हो पाए। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वाटर कंजर्वेशन, जिसमें हम लोग रिमोट सेंसिंग करते हैं, GIS यूज करते हैं वाटर बजटिंग के लिए। सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स लगाए जाते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर वाले टॉपिक के अंदर। वाटर अकाउंटिंग की जाती है थ्रू फ्लो मीटर्स, और ऑटोमेटेड और ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए जाते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये एक्स वाटर कंजर्वेशन। आगे इसमें हमारा कॉन्सेप्ट आता है माइक्रो इरिगेशन का। माइक्रो इरिगेशन हम लोगों ने पीछे समझा ही था कि एक प्रेशराइज इरिगेशन सिस्टम होता है, जिससे वाटर जो होता है लो डिस्चार्ज रेट पे हाई फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली रूट जोन में हम लोग सप्लाई करते हैं, इंश्योरिंग मैक्सिमम वाटर यूज एफिशिएंसी। माइक्रो इरिगेशन के अंदर क्या है? हमारा ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और लोकलाइज इरिगेशन सिस्टम, जो कि वाटर्स को डायरेक्टली प्रिसाइसली टू द क्रॉप रूट जोन अप्लाई करते हैं। इससे रन ऑफ के लॉसेस कम होते हैं, एवापोरेशन लॉसेस कम होते हैं और डीप पर्कुलेशन होता है। ठीक है। टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला हमारा ड्रिप इरिगेशन है, जिसको हम लोग पीछे ऑलरेडी समझ चुके हैं। वाटर जो होता है इसमें एमिटर्स के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग रूट्स पर लगाते हैं। 90 to 95% एफिशिएंसी आती है ड्रिप इरिगेशन की। फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल, शुगर केन, कॉटन, स्पाइसेस और हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन में हम लोग इसको लगा सकते हैं, वहां के लिए आइडियल माना जाता है। फीचर्स क्या है कि इसमें वीट की ग्रोथ कम हो जाती है जब फालतू का मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होगा। सॉइल मॉइस्चर मेंटेन करके रखता है, इट मेंटेन्स ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर एंड इट अलाउस फर्टिगेशन। फर्टिलाइजर एज इन कि जो इरिगेशन के लिए पानी डाल रहे हैं, उस पानी के साथ साथ हम लोग फर्टिलाइजर भी डायरेक्ट रूट जोन में अप्लाई कर सकते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंदर क्या होता है? वाटर को हम लोग हवा में स्प्रे कर देते हैं, है ना, और और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है लाइक रेनफॉल थ्रू नोजल, जैसे हम लोगों ने पीछे ऑलरेडी समझने की कोशिश भी करी थी। 70 to 80% एफिशिएंसी रहती है स्प्रिंकलर इरिगेशन की। ये अंडुलेटिंग टोपोग्राफी और सैंडी सॉइल्स में काफी ज्यादा सूटेबल होता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सॉइल इरोजन कम करता है। सीरियल्स, ऑयल सीड, पल्सेस और वेजिटेबल्स में यूज होता है। बट दोनों का ही ड्रॉबैक क्या है? दोनों का ही ड्रॉबैक ये है कि इनकी हाई इनिशियल कॉस्ट होती है। फिर इसमें माइक्रो स्प्रिंकलर्स और मिनी स्प्रिंकलर्स होते हैं। माइक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, ये हमारे पास लो वॉल्यूम स्प्रिंकलर्स होते हैं। इन्हें ऑर्किड्स को और नर्सरीज में हम लोग यूज करते हैं। फाइन ड्रॉपलेट देते हैं फॉर डेलिकेटेड प्लांट्स। ड्रिप इन फरो और सरफेस ड्रिप होती है, जो कि फरोज के अंदर एमिटर्स लगाए जाते हैं वेजिटेबल, शुगर केन और कॉटन में। सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन होता है, ये भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इसके अंदर बिलो द सॉइल सरफेस हम लोग एमिटर्स लगाते हैं। एवोपोरेशन और सरफेस वेटिंग इसमें मिनिमाइज हो जाता है। रो क्रॉप्स के लिए काफी अच्छा होता है, रो क्रॉप्स और हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर के लिए। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे ज्यादा इन डेप्थ पढ़ाने की नीड नहीं है। इमेज के थ्रू भी मैंने पीछे आप लोगों को पढ़ाया है ये सब कुछ। एडवांटेजेस क्या होते हैं माइक्रो इरिगेशन की? 40 से 70% वाटर बचता है एज कंपेयर टू द सरफेस इरिगेशन।
ओके, ठीक है। 40 से 70% हमारी वाटर इसके अंदर बचता है, वाटर एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव हो जाती है, जो एवापोरेशन, रन ऑफ और पर्कोलेशन लॉसेस है वो हमारे कम हो जाते हैं। ईल्ड और क्वालिटी हमारी बढ़ जाती है, ऑप्टिमम सॉइल मॉइस्चर रहता है तो फिर हमारे पास हायर ईल्ड मिलती है, क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमारे एनहेंसिड हो जाते हैं। फर्टिगेशन की भी एफिशिएंसी इसके थ्रू बढ़ती है, क्योंकि जब हम इरिगेशन वाटर के थ्रू ही हम लोग न्यूट्रिशन डाल रहे हैं तो फर्टिलाइजर यूज भी हमारा 25 से 40% तक कम हो जा रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजर अब डायरेक्ट रूट जोन तक जा रहा है। एनर्जी सेविंग होती है, ऑपरेटिंग प्रेशर हमारा कम है, लोअर एनर्जी रिक्वायरमेंट है। वीड और डिजीज मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि नॉन रूट जोन्स में सिर्फ लिमिटेड वेटिंग होती है, दैट मींस फ्यूअर वीड्स आएंगी। ह्यूमिडिटी हमारी कम हो जाती है तो डिजीज के इंसिडेंस भी कम आ जाएंगे। बट लिमिटेशन क्या है? हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो मैंने बार बार बोल रहा है, कुछ जो इनिशियल कॉस्ट है वो हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है। पानी की क्वालिटी अगर पुअर है तो उसमें क्लॉगिंग ऑफ एमिटर्स होता है, फिर चाहे एमिटर के अंदर मिट्टी जम जाए या फिर सॉल्ट जम जाए, जिसकी वजह से हमें रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होती है, और उसे चलाने के लिए अच्छी टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए होती है। माइक्रो इरिगेशन के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम, जिसके अंदर सब्सिडी दी जा रही है ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन में अप टू 55% तक की सब्सिडी दी जाती है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। डिटेल में हम लोग जब ये गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में करेंगे वहां पे हम लोग इसको जानेंगे डिटेल में। नाबार्ड का माइक्रो इरिगेशन फंड्स है थ्रू रिफाइनेंस एंड आरआईडीएफ फंड्स, है ना, और ये स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी है। आगे चलते हैं। मेजर मीडियम एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हमारे क्या चल रहे हैं। जो हमारा इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसे हमने क्लासिफाई करा हुआ है, ठीक है। दे आर क्लासिफाई बेस्ड ऑन द कल्चरेबल कमांड एरिया, विच मीन द टोटल एरिया दैट कैन बी कल्टिवेटेड विद द वाटर सप्लाइड फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो जो मैंने आपको बताया था अभी कि हमारे पास कोई भी अगर इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है उसका एक एरिया होता है, वो कितने एरिया को कैटर कर रहा है, वो उसका कमांड एरिया होता है। अब उस कमांड एरिया में जो कल्टीवेशन का एरिया है, फॉर एग्जाम्पल मान लो उसने 4 गांव का एरिया कर दिया, अब 4 गांव पूरा का पूरा तो कल्टीवेशन नहीं हो रहा ना, उसमें कुछ जगह लोग रह भी रहे हैं, कुछ जगह मार्केट्स भी बने हुए हैं। तो जो कल्टीवेटेड एरिया है वो हमारा कल्चरेबल कमांड एरिया है। उसके बेसिस पे कि कितना बड़ा कल्चरेबल कमांड एरिया, कितना बड़ा सीसीए है, उसके थ्रू हम लोगों ने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को क्लासिफाई कर रखा है मेजर, मीडियम और माइनर के थ्रू, ठीक है। अब मेजर एरिया कौन से हैं या मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? जो मोर देन 10,000 हेक्टेयर्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड को कल्चर करते हैं। They usually consist of large dams, large reservoirs, extensive canal systems, and long distribution network. ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, they often serve multi-purpose, जैसे कि इरिगेशन के साथ हाइड्रो पावर जनरेशन, फ्लड कंट्रोल और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। अब दी अब ये जो प्रोजेक्ट्स हुए इनके कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑपरेशन के लिए हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए और लॉन्गर पीरियड चाहिए कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको एक कैनाल बनानी है जो आपके 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट्स तक जा रही है एक नदी से होती हुई, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत बड़ा आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगा। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो कि करीब करीब 2000 से 10,000 हेक्टेयर के एरिया को इरिगेट करते हैं। ये हमारे मॉडरेट साइज डैम या कैनाल्स होती हैं। मीडियम प्रोजेक्ट जो होते हैं वो आमतौर पर रीजनल इरिगेशन नीड्स को फुलफिल करते हैं एंड दे सपोर्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट और रिवर बेसिन्स। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि अप टू 2000 हेक्टेयर्स तक के एरिया को इरिगेट करते हैं। इसमें स्मॉल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे टैंक्स हो गए, स्मॉल रिजर्वायर्स हो गए, डाइवर्जन वियर्स हो गए, चेक डैम्स हो गए, परकोलेशन टैंक्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो गई, बोरवेल्स या लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। ये आपके माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का काम करते हैं। दीज आर क्विक टू कंस्ट्रक्ट, रिक्वायर लो इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड लोकलाइज्ड इरिगेशन सपोर्ट, स्पेशली ड्रॉट प्रोन और हिली एरियाज में, ठीक है। इंडिया के कुछ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया की हम लोग बात करें, हमारे पास जैसे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है जो कि सतलुज ब्यास का पानी वेस्टर्न राजस्थान तक लेकर जाता है। अपर गंगा कैनाल है, गंगा नदी हरिद्वार पे जो कि हर की पौड़ी है वहां से निकलती है और यूपी को, वेस्टर्न यूपी को कवर करती है पूरा। रिहान डैम है, रिहान डैम रिहान नदी पर बना हुआ है जो कि सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है वाराणसी के पास उत्तर प्रदेश में। ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो हीराकुंड डैम है, महानदी नदी पर बना हुआ है उड़ीसा में। दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, एक मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है जो कि झारखंड और वेस्ट बंगाल को कवर करता है। साउथ इंडिया की बात करें तो नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट है, कृष्णा नदी पर बना है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। कृष्णा कृष्णा राजा सागर है जो कि कावेरी नदी कर्नाटका में बना हुआ है। मेटू डैम है जो कि कावेरी नदी तमिलनाडु में बना हुआ है। वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया की बात करें तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, नर्मदा नदी गुजरात में बना हुआ है। उकाई प्रोजेक्ट है, तापी नदी गुजरात में बना हुआ है। जयकवाड़ी प्रोजेक्ट है जो कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र में बना हुआ है। ये हमारे थ्रू आउट द इंडिया कुछ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करें, जैसे कलाडा इरिगेशन प्रोजेक्ट है केरला का, वाघाड़ प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र, हरंगी डैम है कर्नाटका, जामनी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, मान प्रोजेक्ट महाराष्ट्र और खरखरा प्रोजेक्ट
राजस्थान। ये हमारे कुछ मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मेजर कमांड एरियाज और माइनर लोकल स्ट्रक्चर के बीच के गैप को फुलफिल करते हैं। इसके बाद हमारे माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारा सरफेस माइनर इरिगेशन, जिसमें हमारा टैंक्स हैं, स्मॉल रिजर्वायर्स हैं, चेक डैम्स, परकोलेशन टैंक्स, एनी कट्स जिन्हें हम डाइवर्जन वियर्स कहते हैं, या लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम है रिवर्स और लेक्स के थ्रू। ये एक एक करके देखते हैं। जैसे ये हमारा टैंक्स बना, टैंक्स के अंदर क्या हुआ, हमने स्टोन या अर्थन बंड क्रिएट कर दी है इसके हर तरफ, ठीक है। टैंक्स के अंदर एक ही छोटा सा आपका एंट्री पॉइंट, मतलब एक ही एग्जिट पॉइंट बन गया। जो भी बारिश का रन ऑफ का पानी आया वो टैंक में स्टोर होता गया। अब आप इसको कंट्रोल्ड वे में, इसको आपने एक कैनाल सी बनाकर आप इसका पानी यूज कर रहे हो, ठीक है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि पानी एक जगह इकट्ठा हो गया, बट आउटपुट जो है, आउटपुट क्योंकि हमने कंट्रोल्ड वे में करा तो हम धीरे धीरे इस पानी को यूज कर रहे हैं। दीज आर द मैन मेड पॉन्ड्स फॉर रन ऑफ कैप्चर। स्टोन या अर्दन बंड कंस्ट्रक्शन किया जाता है और ड्रॉट प्रोन एरियाज में काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है। ये हमारे स्मॉल रिजर्वायर बने हुए हैं, ठीक है। स्मॉल रिजर्वायर के अंदर क्या होता है, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो टैंक से कंपेरेटिवली ज्यादा होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या, जो भी आपका पानी है, पानी एक तरफ आपका इकट्ठा हो चुका है। उस एक तरफ इकट्ठे पानी को सिर्फ क्योंकि इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, काम दोनों का एक जैसा है, इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। इट इज लार्जर कैपेसिटी देन टैंक्स, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर और नेचुरल डिप्रेशन में इसको हम लोग यूज करते हैं। फिर ये हमारा चेक डैम्स का एग्जांपल हो गया। चेक डैम में क्या है, जो पानी फ्लो, जो फ्रीली फ्लोइंग वाटर है उसकी हमने वेलोसिटी को कंट्रोल कर दिया कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा, लोकल सॉइल का मॉइस्चर बढ़ेगा। हमने हर उस पे छोटी छोटी कैनाल्स बना दी हैं, तो स्ट्रीम वेलोसिटी को कम कर देगा, स्ट्रीम फ्लो को इंटरसेप्ट करेगा, इरोजन को कम करेगा और सॉइल मॉइस्चर को इंप्रूव करेगा। इसमें नॉन गेटेड चेक डैम्स बने होते हैं। ये हमारा परकोलेशन टैंक्स है। परकोलेशन टैंक्स का स्पेसिफिक काम होता है हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ाना। तो जो भी ये पानी है, ठीक है, हमने इसमें पोरस बेस कंस्ट्रक्ट करा है, तो जो भी इसका पानी है, ये डायरेक्टली डीप हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर जाकर बढ़ेगा, तो वाटर टेबल हमारी अपने आप इसमें इंक्रीज होने लग जाएगी। ये हमारे डाइवर्जन वियर्स या फिर एनिकट्स है। इसके अंदर क्या है, जो हमारे पास ये पानी बहता हुआ आ रहा है, इसमें से हमने छोटी सी एक कैनाल अलग निकाल दी। लो डैम फॉर फ्लो डाइवर्जन, फीड्स एनिकट कैनाल सिस्टम एंड डायरेक्ट एग्जिटिंग फ्लो टू रिमोट फील्ड। इसमें हमने क्या कर दिया, एक ऑलरेडी एक कैनाल की तरह है, उसमें से एक छोटी सी कैनाल हमने, जैसे हम लोग गांव में नहीं बोलते कि बम्बा बना रखा है, तो एक तरह से हमने बम्बा बना दिया। या फिर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम है। लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम के अंदर क्या हो गया, मेन हमारे पास पानी है, यहाँ पे हम लोगों ने एक पंप लगा दिया। पंप से हम लोग पाइप के थ्रू पानी को ऊपर अपना लेकर जा रहे हैं। ये हमारा लिफ्ट इरिगेशन हो गया। इट रिक्वायर्स एक्टिव पंपिंग, लिफ्ट वाटर फ्रॉम लोअर सोर्सेज, फ्लेक्सिबल वाटर सोर्स यूटिलाइजेशन हो जाता है रिवर्स के थ्रू या फिर लेक्स के थ्रू, ठीक है। ये हमारे सरफेस माइनर इरिगेशन सिस्टम है। ग्राउंड वाटर बेस्ड माइनर इरिगेशन होता है, जिसमें डग वेल्स, ट्यूब वेल्स, बोर वेल्स, आर्टिशियन वेल्स या स्मॉल पंप ऑपरेटेड इरिगेशन सिस्टम लगाए जाते हैं। माइनर इरिगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, कि जो विलेज लेवल या फार्म लेवल पर मेजर रोल प्ले करते हैं इन एंश्योरिंग वाटर अवेलेबिलिटी। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए या उन एरियाज के लिए जहाँ पे अनइवन रेनफॉल होती है, वहां पे बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और लोकलाइज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करता है। ये हमारे अलग अलग ग्राउंड वाटर बेस्ड माइनर इरिगेशन सिस्टम है। जैसे कि हमारे डग वेल्स हैं, कि आपने या गांव में कहीं पे कुआं खोदा, उस कुएं से हम लोग पानी निकाल रहे हैं, ठीक है। लार्ज डायमीटर हैंड एक्सकेवेटेड पिट्स होती है, जो हम लोग ट्रेडिशनली कुएं बनाते हैं, है ना, वहां से हम लोग पानी निकाल रहे हैं। दूसरा क्या है, ट्यूबवेल। हम लोगों ने ट्यूबवेल लगा दिया। इसके अंदर क्या है, एक लॉन्ग नैरो मेटल केसिंग जाएगी जो कि डीप एक्वाफर्स तक जाएंगी। एक्वाफर्स से हमारा मतलब है जो हमारा एक्चुअली ग्राउंड वाटर है। इसमें पावरफुल सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाया जाएगा पानी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर हमारी बोरवेल्स होती हैं। बोरवेल्स के अंदर हमारे कंपैरेटिवली नैरो वो जाते हैं, जो कि हार्ड रॉक लेयर्स के अंदर जाते हुए इसमें सबमर्सिबल पंप लगाया जाता है फॉर फिशल प्रेशर। ट्यूबवेल के अंदर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा रहे हैं, बोरवेल्स में हम लोग सबमर्सिबल पंप लगा रहे हैं। फिर हमारी आर्टिशियन वेल्स होती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि नीचे पानी का प्रेशर इतना ज्यादा आता है, आपने सिर्फ एक पाइप लगा दिया, पानी उसमें से अपने आप बाहर आने लगेगा। ये एक तरह का नेचुरल फ्लो होता है, आपने इसके अंदर अलग से कुछ नहीं करा हुआ। सेल्फ फ्लोइंग पानी होता है ड्यू टू हाई प्रेशर, लोकेटेड इन कन्फाइंड एक्वाफर्स और नेचुरल प्रेशर, ठीक है, नेचुरली प्रेशर के थ्रू आप पानी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। इसमें आप कोई पंप नहीं लगा रहे हो, जैसे यहाँ पे आपने खुदाई करनी पड़ी बहुत ज्यादा, फिर आप पानी को खींच के निकाल रहे हो। यहाँ पे आपने मोटर लगा रखी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिशियन वेल्स के अंदर पानी अपने आप आता है क्योंकि नीचे पानी का प्रेशर ज्यादा होता है। स्मॉल पंप ऑपरेटेड इरिगेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपने पानी के अंदर चाहे लेक हो या फिर कोई नदी हो, आपने वहां पे एक मोटर लगा दी, वही, और फिर मोटर से आप पानी बाहर निकाल रहे हो, वो चाहे आप सोलर पावर हो या फिर डीजल पावर हो, उसके थ्रू आप पानी बाहर निकाल रहे हो और उस पानी को आप यूज कर रहे हो। पोर्टेबल सोलर एंड डीजल पंप यूज किए जाते हैं। वेल, टैंक्स,
कहीं पर भी आप इसको यूज कर रहे हो, कहीं से भी पानी निकाल रहे हो, और माइक्रो इरिगेशन फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है। ठीक है, इट इज अडेप्टेबल टू वेरियस सोर्सेज, माइक्रो इरिगेशन और फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। गवर्नमेंट सपोर्ट है अलग अलग तरीके से हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम क्या करता है? इट हेल्प्स कंप्लीट लॉन्ग पेंडिंग मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जो आपके पेंडिंग मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, जो पेंडिंग चल रहे हैं, जो अब तक पूरे ही नहीं हो पाए, उन्हें बढ़ाने के लिए, उनको इंक्रीज करने के लिए हमारे पास एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जिसके अंदर हर खेत को पानी कंपोनेंट जो है, इसका क्या काम है? जो हमारे इरिगेशन की कवरेज है उसे बढ़ाना है थ्रू कैनाल कंप्लीशन, लिफ्ट इरिगेशन, फील्ड चैनल्स, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। वाटर डेवलपमेंट कंपोनेंट है पीएमकेएसवाई का। जो वाटर डेवलपमेंट कंपोनेंट है, इसका क्या काम है कि स्मॉल स्ट्रक्चर जैसे कि चेक डैम्स हो गए, पर्कोलेशन टैंक्स हो गए, जो कि माइनर इरिगेशन को सपोर्ट करते हैं, उन्हें डेवलप करना। पीएम कुसुम स्कीम है, पीएम कुसुम स्कीम के अंदर हम लोग ग्राउंड वाटर बेस्ड माइनर इरिगेशन के लिए सोलर पंप को प्रमोट करा था। माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम है अलग अलग, जो कि ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को प्रमोट करते हैं, उसमें सब्सिडी मिलती है, विच एनहेंस वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसके साथ हम लोगों का इरिगेशन का जो सॉइल, जो वाटर रिसोर्स वाला यूनिट है, वो हमारा कंप्लीट होता है। अब इसमें हमें सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स करनी है, अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, और कुछ डिस्क्रिप्टिव आंसर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वो हम लोगों को करना है। उसके लिए एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव आंसर की प्रैक्टिस के लिए मैं चाहूंगा आप लोग, ये मेरा नाबार्ड का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। नाबार्ड GRA डाल के आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, आपको चैनल मिलेगा, और नाबार्ड ग्रेड A डाल के आप लोग सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।